Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 4। जब मैं घर के बाहर पहुंचा तो मुझे काफी कुछ बदला हुआ सा लगा। पहले हमारे घर के आगे काफी खाली जगह पड़ी थी, मगर अब उस जगह पर एक खूबसूरत सा बगीचा नजर आ रहा था जिसके चारों ओर बाड़ लगी हुई थी। बगीचे का बीच का हिस्सा कच्ची ईंटों से ढका था, बाकी चारों ओर सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे लगे थे। घर के कोने पर खड़ी स्ट्रीट लाइट से काफी रोशनी बगीचे के अंदर बिखर रही थी। आधी रात की ठहरी हुई धुंध पर पड़ती रोशनी उस समय काफी अलौकिक लग रही थी। बगीचे पर एक छोटा सा गेट था जिसका आकार देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बस आवारा जानवरों को बगीचे में घुसने से रोकने के लिए लगाया गया है। उस गेट पर कोई ताला नहीं था, बस एक कुंडा उसको अटकाए हुए था। मैंने धीमे से कुंडा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बगीचे के अंदर पहुंचते ही मैंने अपना सारा सामान झाड़ियों के पीछे छुपा दिया ताकि थोड़ी शरारत कर सकूं। एक बार पूरी घंटी बजने के बावजूद भी कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। जरूर सब गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए मैंने दोबारा बेल बजाई और झट से खंबे के पीछे जाकर छुप गया। 2 मिनट बाद मेरे पापा दरवाजा खोलने आए। जब बाहर आकर उन्हें कोई नहीं दिखा तो उन्होंने 2-3 कदम चलकर दाएं बाएं देखा, मगर किसी को वहां ना पाकर दरवाजा बंद करके वापस चले गए। फिर 2 मिनट बाद मैंने दरवाजा हाथ से फिर खटखटाया। अरे कौन है भाई जो इस समय तंग कर रहा है? अंदर से माँ ने चीख कर कहा। पापा ने फिर से दरवाजा खोला तो सामने मैं खड़ा था। कुछ पल के लिए तो वो मुझे सामने देखकर सन्न हो गए। विक्की, ये कहकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मेरा नाम सुनते ही मेरी माँ भी दौड़ी दौड़ी बाहर की तरफ आई, पर मुझे यूं अचानक देखकर वो 2 कदम दूर ही रुक गई। अब आंसू उनकी आंखों से टपक टपक कर उनके गालों पर लुढ़क रहे थे। जैसे ही मैंने ये देखा तो आगे बढ़कर मैंने खुद उन्हें गले से लगा लिया। जब मैं उनको गले से लगाकर खड़ा था तो मेरी नज़र पीछे खड़ी गुड़िया पर पड़ी, जो कुछ कदम दूर इस तरह खड़ी थी जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रही हो। वाह भैया, आपने तो इस तरह अचानक धमक कर हमें जोर का झटका दे दिया। ना कोई खैर ना कोई खबर, बस सामने आकर खड़े हो गए, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे आना तो था ही, बस तुम सब लोगों को हैरान करना चाहता था, मैंने पापा के हाथ से सूटकेस लेते हुए कहा, जो कि बेचारे बाहर से खींच कर ला रहे थे। पर बेटा अगर तू बता देता तो मैं तुझे लेने आ जाता, बेकार इन टैक्सियों के चक्कर में पड़ा होगा। पापा सोफे पर बैठते हुए बोले। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी आप मेरी फिक्र ना किया करो, मैं आराम से पहुंच गया हूँ। थक गया होगा, माँ ने होठ पिचकाया। हाँ, बैठे बैठे टांगे अकड़ गई। कुछ खाएगा? माँ ने पूछा। नहीं, बस एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिला दो। मैं माँ और पापा से बात कर ही रहा था कि गुड़िया बीच में लपक कर बोली, भैया उन सूटकेस में क्या है? मैंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, उनमें मेरे कपड़े, और क्या होगा? इतने बड़े बड़े सूटकेस में सिर्फ आपके कपड़े? वो शरारती मुस्कुराहट के साथ आंखें सिकोड़ कर बोली। झूठ, गिफ्ट्स है ना? अरे नहीं, अफसोस, मुझे समय ही नहीं मिला कि कुछ खरीद पाता। फिर झूठ, सच, मैं खुद देख लेती हूँ। इतना कहकर वो सूटकेस की तरफ बढ़ी। माँ ने उसे टोका। जब वो कह रहा है कि सूटकेस में कुछ नहीं है तो मान क्यों नहीं लेती? वो इसलिए कि मेरा भाई इतने सालों बाद बिना गिफ्ट्स के आया है? यकीन नहीं हो रहा। खबरदार, जो सूटकेस को हाथ लगाया, जा पहले इसके लिए एक कप कॉफ़ी बना कर ला, उसके बाद सूटकेस से सामान निकालना, माँ ने थोड़ा कड़क अंदाज में कहा। गुड़िया ने मेरी तरफ घूर कर देखा और होठ टेढ़े करके रसोई की तरफ चली गई। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर मैं हंस पड़ा। इसका बचपना कब जाएगा? मालूम नहीं, माँ ने गर्दन हिलाई। कुछ देर बाद गुड़िया ने कॉफ़ी लाकर टेबल पर रख दी और लपक कर सूटकेस की तरफ बढ़ी। आखिर बेसब्र गुड़िया ने सूटकेस खोलकर सारे गिफ्ट्स निकाल लिए और खुशी से झूमती हुई अपने कमरे में चली गई। उस रात करीब 2-3 बजे तक मैं माँ पापा से बातें करता रहा। उस समय बात करते हुए मुझे एक बात अजीब लगी कि पापा ज़रूरत से ज़्यादा खांस रहे थे और बात करते करते बीच में हाफ भी रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बस मामूली सर्दी है, मौसम का असर है और कुछ भी नहीं, बाकी मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उनकी बात में हाथों मिला दी, मगर दिल कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत नहीं था।
क्योंकि उनकी सेहत भी कुछ गिरी हुई महसूस हो रही थी। अब बेटा तू आराम कर, इतना कहकर वो दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं काफ़ी देर तक सीलिंग फैन की तरफ देखता रहा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मेरे मन में विचार आया कि एक घर जिसमें आपके सब प्यार करने वाले मौजूद हो, यही एक है जो स्वर्ग की जगह ले सकता है। पर अगले ही पल मुझे क्रिस्टीना का ख्याल आया। उस आनंद की याद आई जो मैं लगभग हर रात उसके साथ महसूस करता था। तब मन के दूसरे कोने से आवाज़ आई कि वो भी किसी जन्नत से कम नहीं। मैं अपनी बंद आंखों के साथ मुस्कुराया और फिर कब सो गया पता ही नहीं चला। करीब हफ्ता भर बिताने के बाद घर वालों के साथ मेरी सारी बातें खत्म सी हो गई। अब मैं घर में बोर सा होने लगा, क्योंकि सब लोग अपने प्रतिदिन के कामों में व्यस्त हो गए और मैं ही एक खाली आदमी था, जिस वजह से मैं टीवी पर बोझ बना जा रहा था, क्योंकि अपनी बोरियत का इलाज मुझे उसी में मिलता था। एक सुबह 11:30 बजे। क्या विक्की, कब से उठा रही हूँ? जल्दी उठ, चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है। तीसरी बार लाई हूँ, फिर नहीं लाऊंगी। और अब तेरे इतने नखरे मुझसे नहीं उठेंगे, तो बेहतर है अपने लिए बीवी ले आ। माँ चाय का कप मेरे हाथ में थमाते हुए बोली। बीवी? किसकी बीवी? मैंने चाय का घूंट भरा और इस तरह अनजान बनकर कहा जैसे मुझे उनकी कोई बात समझ ही नहीं आई। पागल, तेरी और किसकी? विक्की, मेरे हिसाब से तुझे उससे एक बार मिल लेना चाहिए। किससे मिल लूं? मैंने उलझकर कहा। अरे बताया तो था, शर्मा जी आए थे, वही तो लाई हैं दिशा की फोटो। अच्छा रुक, मैं तुझे फोटो दिखाई देती हूँ। वो खड़ी हुई और फौरन मेज की दराज में से एक फोटो निकाल लाई। एक नज़र मैंने भी तस्वीर पर डाली। लड़की वाकई में काफ़ी खूबसूरत थी। एक पल को तो मेरे आवारा मन में लालच आया कि मिल लूं। फिर सोचा, हटाओ परे, कौन पालेगा ये शादी की झंझट। जैसा कि आदतन मुझे कोई भी लड़की सिर्फ महीनों तक अच्छी लगती थी और इस तरह उस दिशा को पाना संभव नहीं था। मैं जैसे ही खुद को पूरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की के साथ बांधकर सोचता था तो रूह कांप सी जाती थी। साथ ही मुझे ये सोच के हैरानी हुई कैसे लोग बड़ी सटीकता से ऐसा बंधन निभा लेते हैं। वैसे इसे सटीकता से कहना गलत होगा, शायद चालाकी सही शब्द है। वास्तविकता में इन चालाक लोगों ने एक विचित्र चीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जन्म दे दिया है। भाई, मैं ठहरा सीधा सच्चा आदमी जो बंधन निभा नहीं सकता, तो बंधे ही क्यों? इसलिए मेरा शादी न करने का फैसला बिल्कुल सच्चा और सही था। क्या हुआ, पसंद आई? माँ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। माँ मेरी हाँ या ना सुनने तक का भी सब्र नहीं कर पा रही थी। लड़की तो खूबसूरत है, पर मैं शादी नहीं कर सकता। अगर पसंद है तो फिर क्या दिक्कत है? वो अपनी उम्मीद टूटने पर झुंझलाते हुए बोली। माँ, आप समझती क्यों नहीं? मुझे शादी करनी ही नहीं है, तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि लड़की कैसी है। मैंने भी कठोर शब्दों में जवाब दिया। अरे, शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा? माँ, दुनिया में शादी के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं करने को। अच्छा, तो मुझे आज समझा दे कि वो बहुत जरूरी चीजें क्या है। वो तसल्ली से मेरी बकवास सुनने के लिए सामने सोफे पर आराम से बैठ गई। आप सब बातें छोड़ो, असल बात यह है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है और इस बहस को यहीं खत्म कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने सच में अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। देख विकी, अगर तुझे लगता है कि कुछ साल विदेश में रहने के बाद तू उनकी तरह व्यवहार कर सकता है, तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दे। उन्होंने मुझे अपनी दाईं तर्जनी दिखाते हुए चेतावनी दी। माँ, मैं अपना सारा दिन इस फालतू की बहस में बेकार नहीं कर सकता, मैंने खींच कर कहा। विक्की, कहीं तुझे लड़कियों की तरफ खिंचाव महसूस ना होकर लड़कों की तरफ तो नहीं होता? उन्होंने माथे में बल डालकर मुझसे पूछा। जी नहीं, अब मैं मुंह धोने चला जाऊं? मैंने बात को टलाने की कोशिश की और खिंचे हुए होठों से बात कही। रुक रुक जरा, तू कहीं गे वे तो नहीं है? बता, अगर है तो फिर मैं इस शादी का रोना ही खत्म कर दूंगी। वो चेहरे पर चिंता के भाव लाकर बोली। क्या माँ, हद करती हो आप। पता भी है क्या बोले जा रही हो? सुबह सुबह दिमाग चल गया आपका। मैं झुंझला कर बोला। रहने दे, मुझे अच्छी तरह पता है विदेशों में ये बातें बड़ी आम है, मगर अगर वहाँ के लोगों को इसमें कुछ अजीब नहीं लगता तो ये मत समझ कि यहाँ भी किसी को अजीब नहीं लगेगा। अगर तेरे अंदर भी ऐसा कोई गुण आ गया है तो साफ साफ बता दे। माँ गर्दन ऊंची करके इस तरह बोली जैसे उन्हें दुनिया का सारा ज्ञान है और वो दुनियादारी की हर नई चीज की खबर रखती है। कुछ पल के लिए मैं अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें उनको कहाँ से पता चली, जबकि उस वक्त 2003 में इंडिया में ये सब इतना आम नहीं था। वैसे जान सकता हूँ कितना ज्ञान कहाँ से बटोरा? मैंने शरारती हंसी के साथ कहा। मैगजीन पढ़ती हूँ मैं भी,
वहीं से ये सब पता चला, उन्होंने गौरवपूर्ण ढंग से बताया। अच्छा, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बहुत भाती हैं मुझे, तो चिंता ना करो, शादी करूंगा पर अभी नहीं। ये सब बातें छोड़ो, अब कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है, मैंने अपने दोनों बाजुओं में अपनी माँ को भरते हुए कहा। अपनी पढ़ाई के अलावा गुड़िया ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी। उसी शाम वो रोजाना की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी। रॉबिन हुड एक बहुत बड़ा चोर था, पर वो बहुत नेक इंसान भी था। वो अमीरों को लूटकर सारा पैसा गरीबों में बांट देता था, इसलिए उसका दिल सोने का दिल था। गुड़िया किसी बच्चे को यह कहानी सुना रही थी, तभी मेरे दिमाग में आया, रॉबिन, धत, उसे मैं कैसे भूल गया। मैं अपने मुंह में ही बड़बड़ाया। मैं फटाफट उठा और अपनी वही पुरानी साथी यामा RX 100 उठाई और चल पड़ा अपने बचपन के दोस्त रॉबिन के घर। ये वो दिन था जब मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि वही तो मेरी उससे मुलाकात होने वाली थी। मेरा मतलब है मेरी उस सोलमेट से, जिसको मैं शायद कभी समझ ही नहीं पाया।